नमस्कार श्रोताओं, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के इस विशेष और विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। जी नमस्कार। आज 10 मार्च 2026 है और आज के इस गहन अध्ययन का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम पिछले 2 दिनों यानी 8 मार्च और 9 मार्च 2026 की टॉप 20 कानूनी खबरों और अदालती फैसलों की पूरी गहराई से पड़ताल करें। बिल्कुल। और पिछले 2 दिनों में अदालतों से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो वाकई जो हमारी कानूनी व्यवस्था की दिशा तय करने वाले हैं। सही कहा। हमारी कोशिश यही है कि इन फैसलों के पीछे का जो कानूनी तर्क है उसे समझा जाए। पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बेहद जरूरी बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। हाँ, वो निष्पक्षता वाली बात। एग्जैक्टली। इस चर्चा में हम कई हाई प्रोफाइल मामलों, राजनीतिक हस्तियों और जांच एजेंसियों से जुड़े विवादों पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम केवल अदालतों के दस्तावेजों और मूल स्रोतों में जो तथ्य दर्ज हैं, उन्हें पूरी तरह से तटस्थ भाव से सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उन मामलों पर नजर डालते हैं जो देश की जांच एजेंसियों से जुड़े हैं। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई है, दिल्ली आबकारी नीति केस। ये मामला तो लगातार सुर्खियों में है। हाँ, हुआ ये है कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए सीबीआई पर बहुत ही तीखी टिप्पणियां की गई थीं। और शायद ईडी ने भी कुछ मांग की है इसमें। बिल्कुल, ईडी ने भी ट्रायल कोर्ट की उन टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को प्राइमा फेसी एरोनियस यानी प्रथम दृष्टया गलत माना है। मतलब एक ही केस में 2 अदालतों का इतना अलग नजरिया। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जो साक्ष्य मूल्यांकन या एविडेंस एप्रिसिएशन के तरीके हैं, उनमें बुनियादी टकराव है। अच्छा, वो कैसे? ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष था कि सीबीआई का पूरा केस केवल अनुमानों और जो सरकारी गवाह होते हैं अप्रूवर्स, उनके बयानों पर टिका था। लेकिन हाई कोर्ट का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर समय से पहले ही फैसला सुना दिया। ये पीसीए और पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों के तहत गवाहों के बयानों के परीक्षण की एक बहुत बड़ी बहस है। ये तो संस्थागत टकराव हो गया। लेकिन ये टकराव सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी न्यायपालिका को आना पड़ा है। आप एनसीईआरटी वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब के वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। और इसका कारण वो भ्रष्टाचार वाला अध्याय था। बिल्कुल, किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक पूरा अध्याय था। मामला इतना गंभीर हो गया कि एनसीईआरटी को माफी मांगनी पड़ी और किताब वापस लेनी पड़ी। देखिए, अगर हम इसके दूरगामी प्रभावों को देखें तो ये अकादमिक आजादी और बाल मनोविज्ञान के बीच एक लकीर खींचने का मामला है। मतलब आप कह रहे हैं कि बच्चों की उम्र को ध्यान में रखा गया। एग्जैक्टली। 8वीं कक्षा के छात्रों का जो मस्तिष्क है वो उस मैच्योरिटी लेवल पर नहीं होता जहां वे न्यायपालिका जैसी सर्वोच्च संस्था की जटिलताओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। हाँ, उन्हें लग सकता है कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। वही बात है। अदालत का मानना है कि ऐसी पाठ्य सामग्री बच्चों के मन में पूरी न्याय प्रणाली के प्रति एक स्थायी अविश्वास पैदा कर सकती है, जो लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है। सही कहा। अब इसी संस्थागत सुरक्षा से जुड़ी हमारी अगली खबर है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की आजादी के टकराव पर है। रिपब्लिक टीवी वाला मामला, कोची पोर्ट का। हाँ, रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को कोची पोर्ट पर एक ईरानी युद्धपोत की वीडियोग्राफी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने जमानत के लिए केरल की अदालत का रुख किया है। ये मामला सीधे तौर पर ऑफिशियल सिकट्स एक्ट से जुड़ा है। देखिए, एक विदेशी युद्धपोत, वो भी ईरानी, और वो भी ऐसे समय में जब वैश्विक तनाव इतना ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों की अनधिकृत वीडियोग्राफी को कोई भी राज्य हल्के में नहीं ले सकता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत को अब इंटेंट यानी इरादा तय करना है कि क्या वो सिर्फ आक्रामक पत्रकारिता थी या कुछ और। एग्जैक्टली। जमानत की सुनवाई पूरी तरह इसी इरादे के इर्द गिर्द घूमेगी। प्रेस और न्यायपालिका की बात चल ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है। पत्रकार और यूट्यूबर अजय शुक्ला पर जो अवमानना का मामला था, कोर्ट ने उसे बंद कर दिया है। ये जस्टिस बेला त्रिवेदी पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा मामला था ना? हाँ, उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली तो अदालत ने कार्यवाही समाप्त कर दी। ये फैसला अवमानना क्षेत्राधिकार के मूल सिद्धांत को स्थापित करता है। देखिए, अदालतों का काम पत्रकारों से बदला लेना या उन्हें डराना नहीं है। मतलब अगर आप अपनी गलती मान लें तो अदालत बड़ा दिल दिखाती है। बिल्कुल।
अवमानना कानून का एकमात्र उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। बिना शर्त माफी मांगने पर मामला बंद करना न्यायपालिका के आत्मविश्वास को ही दर्शाता है। अब आपराधिक मामलों में अदालत के दखल की सीमाओं पर एक और खबर है। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिव्यांगना कलिता की याचिका। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने पुलिस की केस डायरी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की मांग की थी। देखिए, एक आरोपी द्वारा केस डायरी के पुनर्निर्माण की मांग करना अपने आप में काफी असामान्य कानूनी कदम है। केस डायरी तो बहुत गोपनीय होती है ना? बिल्कुल। बीएनएसएस या पुरानी सीआरपीसी के तहत केस डायरी किसी भी जांच का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। इसमें जांच अधिकारी का हर दिन का विवरण होता है। तो कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया? क्योंकि संवैधानिक अदालतें किसी चल रही जांच की तकनीकी प्रक्रियाओं में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहती, खासकर दिल्ली दंगों जैसे बेहद जटिल मामलों में। इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। समझ गई। अब इन मुकदमों से निकलकर थोड़ा न्यायपालिका के अपने आंतरिक ढांचे की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने एक बहुत कड़वी सच्चाई बयान की है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर। हाँ, उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट्स में तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40% तक पहुंच गया है, लेकिन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत कम है। और उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बयान भारतीय न्यायपालिका के ग्लास सीलिंग प्रभाव को उजागर करता है। देखिए, जब जमीनी स्तर पर 40% महिला जज हैं, तो मतलब टैलेंट या योग्यता की कोई कमी नहीं है। एकदम सही। समस्या पिरामिड के ऊपरी हिस्से में है, जहां नियुक्तियां कॉलेजियम और सरकार की सहमति से होती हैं। ये साफ दिखाता है कि संवैधानिक पीठों तक महिलाओं को पहुंचाने का कोई ठोस संस्थागत प्रयास नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये न्याय प्रणाली की समावेशिता का भी संकट है। इसी कमी को दूर करने के लिए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरणों यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को लेकर। जी, उन्होंने कमर्शियल मामलों की सुनवाई करने वाले 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल्स में महिलाओं के अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग की है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम आर्बिट्रेशन की दुनिया को देखें तो ये आज भी काफी हद तक पुरुषों के वर्चस्व वाला एक एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है, जहां शायद एक तरफा नजरिया हावी हो जाता है। बिल्कुल। कम से कम एक महिला का होना कॉर्पोरेट विवादों और हर्जाने के मामलों में एक बिल्कुल नया और संतुलित नजरिया लेकर आएगा। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा। प्रतिनिधित्व की बात सिर्फ अदालतों में नहीं, विधायिका में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग वाली एक पीआईएल पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। कानून तो संसद से पास हो चुका है ना? हाँ, लेकिन इसके लागू होने की गति बहुत धीमी है। देखिए, कानून बना देना और उसे जमीन पर लागू करना, इन दोनों के बीच अक्सर एक लंबी नौकरशाही खाई होती है। वो परिसीमन और जनगणना वाली शर्तें। एग्जैक्टली। उन्हीं तकनीकी शर्तों के कारण जो देरी हो रही है, अदालत उसी पर जवाबदेही तय करना चाह रही है ताकि ये कानून सिर्फ घोषणा पत्रों तक सीमित ना रह जाए। सही बात है। अब एक ऐसी खबर जो हमारे सिस्टम की असंवेदनशीलता को दिखाती है। शाहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से एक बहुत तीखा सवाल पूछा है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में। जी हाँ, कि उनके पुनर्वास और सरकारी नौकरी के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि उन्हें आधार कार्ड बनवाने या बैंक खाता खोलने में भी भारी दिक्कतें आती हैं। ये बहुत ही दुखद पहलू है। देखिए, आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में जहां सब कुछ बायोमेट्रिक्स पर निर्भर है। बिल्कुल, फिंगरप्रिंट्स और फेशियल रिकॉग्निशन। हाँ, और जब तेजाब के कारण चेहरे की पहचान और उंगलियों के निशान नष्ट हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम उन्हें पहचान देने से ही इनकार कर देता है। और बिना आधार के तो बैंक खाता भी नहीं खुलता। वही तो, बिना खाते के सरकारी मुआवजा कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का राज्यों से ये पूछना कि उनके लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन क्यों नहीं है, ये बहुत जरूरी कदम था। वाकई। चलिए अब कुछ ऐसे फैसलों की तरफ रुख करते हैं जो हमारे कानूनी सिद्धांतों की दिशा ही बदल रहे हैं। ये खबर शायद हाल के दिनों की सबसे चौंकाने वाली खबर है। आप अवैध साक्ष्यों वाले फैसले की बात कर रही हैं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यदि कोई साक्ष्य गैर कानूनी तरीके से भी प्राप्त किया गया है लेकिन वो मामले के लिए प्रासंगिक है तो उसे अदालत में स्वीकार किया जा सकता है। ये कानूनी जगत में एक भूकंप की तरह है। मतलब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे अमेरिकी अदालतों का वो फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री वाला सिद्धांत याद आ गया। हाँ, जहाँ गलत तरीके से जुटाए गए सबूत को खारिज कर देते हैं।
तो क्या भारत में एजेंसियों को सबूत जुटाने के लिए कानून तोड़ने की छूट मिल गई है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय अदालतों ने हमेशा से यह माना है कि न्याय की अंतिम खोज सच्चाई तक पहुंचना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेलेवेंसी या प्रासंगिकता सबसे ऊपर है। तो मतलब अगर किसी का फोन हैक करके कोई सबूत निकाला जाए, अगर वो सबूत किसी हत्या या बड़े घोटाले को साबित करता है, तो अदालत उसे सिर्फ इसलिए कचरे के डिब्बे में नहीं डालेगी कि उसे हैक किया गया था। लेकिन निजता का क्या? प्राइवेसी तो भंग हुई ना? बिल्कुल हुई, और जिसने कानून तोड़ा है उस पर निजता के हनन या आईटी एक्ट के तहत अलग से मुकदमा चलेगा। उसे छूट नहीं मिली है, लेकिन वो साक्ष्य मुख्य केस में मान्य होगा। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब पारिवारिक मुकदमों पर आते हैं। दहेज और क्रूरता के आरोपों यानी धारा 498A पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सास ससुर वाले मामले में? हाँ, कोर्ट ने कहा है कि सास ससुर द्वारा बहू के साथ केवल नोकझोंक या झगड़ा करना ही अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये फैसला आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरे परिवार का नाम FIR में डाल देते हैं। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से समझाया है कि एक छत के नीचे रहते हुए रोजमर्रा के तनाव होना एक बात है और जानबूझकर किसी महिला को प्रताड़ित करना बिल्कुल अलग बात है। हर घरेलू झगड़े को 498 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अदालतों के समय की बर्बादी का जिक्र आया ही है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक PIL की बात कर लेते हैं। एक शख्स ने याचिका डाली कि उसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की पूरी कॉपी मिला करे। सच में? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। हाँ, अदालत ने इसे तुरंत खारिज किया और कहा अपने हॉकर को जाकर बताएं। देखिए, ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये डॉकेट एक्सप्लोजन यानी मुकदमों के अंबार की गंभीर बीमारी को दिखाता है। PIL तो गरीबों के अधिकारों के लिए थी ना? बिल्कुल, लेकिन जब लोग अखबार के पन्नों या गली के गड्ढों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे, तो ये उस संस्था के कीमती समय का मजाक उड़ाना है। कोर्ट की ये तीखी टिप्पणी ऐसे तुच्छ मुकदमों को रोकने के लिए जरूरी थी। अब संपत्ति विवादों से जुड़ा एक तकनीकी फैसला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई नीलामी खरीदार या ऑक्शन परचेजर पहले से ही संपत्ति के कब्जे में है, तो उसे निषेधाज्ञा मांगने के लिए कब्जा मिलने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये खरीदारों और विशेषकर बैंकों के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। वो कैसे? देखिए, अक्सर होता यह है कि जब कोई नीलामी में संपत्ति जीतता है, तो पुराने मालिक बेबुनियाद दावे करके स्टे लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, मामले को अटकाने के लिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पोजेशन के सिद्धांत को मजबूत करता है। अगर नीलामी के बाद आपके पास भौतिक कब्जा है, तो कानून मानेगा कि आप ही वैध धारक हैं। इससे डेट रिकवरी तंत्र भी मजबूत होगा। सही कहा। अब हम हाई कोर्ट्स के कुछ बहुत ही अनूठे फैसलों का रुख करते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2002 के एक पत्रकार हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है। ये वही मामला है जिसमें अदालत ने CBI की जांच पर सवाल उठाए हैं। जी, अदालत ने बहुत तल्ख टिप्पणी की कि CBI ने मीडिया और सार्वजनिक दबाव में आकर एक गवाह को राम रहीम को फंसाने के लिए मजबूर किया था। हालांकि श्रोताओं को बता दें कि वो बलात्कार के मामलों में अभी भी जेल में ही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला मीडिया ट्रायल के खतरों को सामने लाता है कि एजेंसियों पर कितना दबाव होता है। बिल्कुल, जब तुरंत नतीजों की मांग होती है, तो एजेंसियां सबूत जुटाने के बजाय गवाहों को ट्यूटर करने का शॉर्टकट अपना लेती हैं। कोई आरोपी कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे सजा केवल ठोस सबूतों पर ही मिल सकती है, गढ़े गए बयानों पर नहीं। ये एक बहुत कड़ा संदेश है। अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में शर्जील इमाम को अदालत ने अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। देखिए, ये फैसला बताता है कि हमारा सिस्टम कठोर होने के बावजूद पूरी तरह से संवेदनहीन नहीं है। आखिर वो एक अंडर ट्रायल ही तो है अभी। बिल्कुल, परिवार के महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देना एक स्थापित मानवीय प्रक्रिया है। ये राज्य की सुरक्षा और बुनियादी मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाती है। एक और अजीब मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया। एक CJM की पत्नी ने चीफ जस्टिस और अन्य जजों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा दी, जिसे हाईकोर्ट ने तुरंत रद्द कर दिया। ये तो न्यायपालिका के अंदरूनी प्रशासनिक फैसलों को आपराधिक रंग देने की कोशिश थी। मतलब जजों के तबादले वगैरह को लेकर? अगर ऐसी शिकायतों पर सुनवाई शुरू हो जाए, तो देश का कोई भी जज बिना डर के काम नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट का इसे रद्द करना जुडिशियल इम्यूनिटी की रक्षा करना है। वैवाहिक कानूनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ स्टैम्प पेपर पर किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस वैध हिंदू विवाह नहीं है और इसी आधार पर द्विविवाह और क्रूरता के मामले को रद्द कर दिया। ये कानूनी दावपेच का क्लासिक उदाहरण है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी एक सैक्रामेंट या संस्कार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब जब तक 7 फेरे ना हो। बिल्कुल। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दस्तखत की कोई वैधानिक अहमियत नहीं है। जब शादी कानूनी रूप से अस्तित्व में ही नहीं आई तो द्विविवाह का आपराधिक मामला टिक ही नहीं सकता था। ये तो लिव इन और शादी के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। केरला हाई कोर्ट से एक जनहित का मामला आया है जहां कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह डॉक्टरों की हड़ताल के बीच निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करें। यहाँ 2 बड़े अधिकारों का सीधा टकराव है। एक तरफ डॉक्टरों का विरोध करने का अधिकार और दूसरी तरफ नागरिकों का जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत। एग्जैक्टली। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन का अधिकार सर्वोच्च है। आप व्यवस्था से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मरीजों की जान दांव पर लगाकर हड़ताल नहीं की जा सकती। सरकार को एस्मा जैसे कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा एक अहम फैसला। मद्रास हाई कोर्ट ने तेलुगु डब फिल्म रोजा के सैटेलाइट अधिकारों पर कहा है कि डब की गई फिल्मों के सैटेलाइट अधिकार उनके थिएट्रिकल अधिकारों से अलग होते हैं। लेकिन अब अदालत ने कॉपीराइट को अनबंडल कर दिया है। मतलब अगर सिनेमा घर के राइट्स खरीदें तो टीवी पर नहीं दिखा सकते? बिल्कुल। डबिंग और सैटेलाइट राइट्स अब एक अलग कमर्शियल एसेट माने जाएंगे। और आज के इस विश्लेषण की आखिरी खबर कानूनी बिरादरी के लिए बहुत दुखद है। पटना हाईकोर्ट की युवा अधिवक्ता वैष्णवी ठाकुर और उनके पति की NH 31 पर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये वाकई एक अपूरणीय क्षति है। एक युवा वकील का ऐसे चले जाना हृदय विदारक है। ये घटना हमें देश के हाईवेज की सुरक्षा स्थिति पर सोचने को मजबूर करती है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये 20 खबरें सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और आजादी की रूपरेखा तय करती हैं। यही तो इन फैसलों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कानून समाज के साथ इवॉल्व हो रहा है। चाहे महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो या डब फिल्मों के अधिकार, हमारी न्याय व्यवस्था खुद को ढाल रही है। और चर्चा का समापन करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। आज हमने उस फैसले पर बात की कि अवैध डिजिटल साक्ष्य भी प्रासंगिक होने पर स्वीकार किए जा सकते हैं। बहुत अहम फैसला। लेकिन जरा सोचिए, आज हम AI और डीप फेक के उस दौर में हैं जहां हूबहू असली दिखने वाले वीडियो और आवाजें चंद सेकंड में बन जाती हैं। जब ऐसे डिजिटल साक्ष्य अदालतों में पहुंचेंगे तो सच और झूठ की पहचान कैसे होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या हमारी अदालतों के पास इन डीप फेक्स को जांचने का तकनीकी ढांचा है? क्या कानून की रफ्तार तकनीक की इस बेतहाशा स्पीड का मुकाबला कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। ये तकनीक और न्याय के बीच की आगामी लड़ाई है जो आने वाले दशकों के न्याय शास्त्र को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एकदम सही। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही नए घटनाक्रमों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।